27. The given reaction shows one of the process to extract the metals like iron and manganese. तो यहाँ पर हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस, सैम्पल पेपर है सेक्शन सी। तो बच्चों सेक्शन ए सेक्शन बी हम पहले करा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो स्टडी नहीं करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप सेक्शन ए और सेक्शन बी की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन सी जो है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और ये क्या है, क्या बनता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट निकलती है एक्सेस मात्रा में। तो ये एक किस्म से एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें बहुत हीट निकलती है और इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो प्रोड्यूस होता है वो मोल्टन स्टेज में होता है, यानी लिक्विड स्टेज में, और एल्यूमिनियम क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। आमतौर पर थर्माइट रिएक्शंस में एल्यूमिनियम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन और मैग्नीज से। तो इसीलिए आयरन और मैग्नीज का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है। तो रीज़न तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे इस रिएक्शन में लिक्विड स्टेज में प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का गेन हो रहा, तो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, ये हो रहा, और फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और ये क्या पूछ रहा है, रिड्यूस्ड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्योंकि लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 27 का सी पार्ट है, गिव ए रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रिफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। तो इसका रीजन हम पहले दे चुके हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, दूसरा क्या है, आयरन से भी ज़्यादा है। तो दोनों से ज़्यादा है, यानी ओवरऑल ज़्यादातर मेटल्स में एल्यूमिनियम प्रेफरेबली यूज इसलिए होता है, एक तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इनको जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होंगे जो भी मेटल्स, तो उनको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा ज़्यादातर एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी होने की वजह से। और दूसरी चीज़ है कि एल्यूमिनियम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी इट इज़ फाउंड एबंडेंटली इन द अर्थ इन कंपेरिजन टू अदर मेटल्स। दूसरा क्या रीज़न है कि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तीसरा रीजन आप ये लिख सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट M विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 कंबाइन सेपरेटली क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बॉन्ड, प्रेडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फाउंड बाय द एलिमेंट M इन जनरल, how will the electrical conductivity of compounds found vary with respect to M। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि M का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, लॉस करेगा, तो क्या आयन बन जाएगा, ये बनेगा आयन M+3। और यहाँ पर कंबाइन करता है जब क्लोरीन आयन को, तो क्या बनेगा हमारा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा M की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की क्या है 1 है, तो फॉर्मेशन क्या बनेगी, MCl3। और दूसरा सल्फेट आयन, तो M+3 सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन का ऊपर चार्ज है इतना, तो
यहाँ पर M की वैलेंसी कितनी है 3 और सल्फेट की है 2, तो प्रोडक्ट कंपाउंड क्या बनेगा M2SO4 का होल थ्राइस। अब सवाल है कि M क्या है यहाँ पे, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, प्रेडिक्ट विथ सुटेबल रीजन। तो आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए सबके, तो ये हो रहा है 13 जो किसका है एल्यूमिनियम का, तो ये एल्यूमिनियम होगा। इसका मतलब M तुम्हारा क्या हो गया एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AlCl3 और ये क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये क्या बता रहा है, राइट द केमिकल फार्मूला, ये हो गया प्रेडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फाउंड बाय द एलिमेंट M इन जनरल। तो जनरली जो है जो एलिमेंट M है यानी एल्यूमिनियम है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, ज़्यादातर बॉन्ड का नेचर क्या होगा, ये होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आयन बन रहे हैं तो दोनों के बीच में M और Cl के बीच में क्या बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, एल्यूमिनियम सल्फेट बना। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फाउंड वेरी विद रिस्पेक्ट टू M। तो अब कंडक्टिविटी जहाँ तक M की बात है यानी एल्यूमिनियम की बात है, एल्यूमिनियम क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी, ये कंडक्ट कब करता है इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट, व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट conducts electricity when aluminum in solid state। और जहाँ तक एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात है, ये तभी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जब ये क्या होंगे मोल्टन स्टेज में होंगे या एक्वस स्टेट में होंगे, यानी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, यानी जब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर जब मोल्टन स्टेज में होंगे। तो ये लिख देना आपको, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट आर इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यही ये पूछ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर, रेडिश ब्राउन मेटल X व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड Y which when heated in presence of hydrogen gas gives X back. X is refined by the process of electricity. This refined by form of X is used in electric wiring. तो ये X एक ऐसा मेटल है जिसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और जब इस मेटल को हीट किया जाता है, यानी X कोई मेटल है, इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या हो जाता है, ब्लैक कंपाउंड बनता है Y। तो ये बन जाता है ब्लैक, और इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है, और हीट करने के बाद क्या बनता है, Y बन जाता है। तो दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक वायरिंग है, तो ये एलिमेंट होना चाहिए, ये मेटल होना चाहिए कॉपर, क्योंकि कॉपर को हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो कि क्या होता है, ब्लैक होता है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या होगा, Y, और कॉपर क्या होगा, X। अब क्या बता रहा है, विच व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जब इस ब्लैक सब्सटेंस को यानी कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये
हीट करने के बाद दोबारा से, क्योंकि इसका रिडक्शन हो जाएगा तो ये कॉपर में अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक एटम H2 के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2O। तो बैलेंस करना है इसको, बैलेंस हो गई है तो ये कॉपर दोबारा से मिल जाता है। बता रहा ना, हैज़ गिव्स X बैक, तो ये X बैक हो गया और ये Y। उसके बाद ये बता रहा है कि X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस, आइडेंटिफाई X एंड Y। तो ये तो ड्रॉ दिया, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X। तो इसका लेबल डायग्राम बनाना है आपको, तो ये एक टैंक बना दीजिए और इसमें एक इलेक्ट्रोड बना लीजिए ऐसे, और इसमें सॉल्यूशन जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे। तो कॉपर का कोई साल्ट होगा, कॉपर का साल्ट क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या होगा, कॉपर आपका ड्रिफ्ट होगा, यहाँ पर ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, कॉपर पॉजिटिव होता है। तो कॉपर आपका इकट्ठा होगा यहाँ, यानी कैथोड में चले जाएगा, कैथोड में जमा हो जाएगा और बाकी जो है कचरा जो होता है यानी मड यानी इम्प्योरिटी सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और कॉपर आपका कैथोड में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैथोड रिफाइन हो जाता है, फ्री हो जाता है, यहाँ पे मतलब कॉपर फ्री हो जाता है, कैथोड के नीचे सेपरेट हो जाता है। और ये यही इसका डायग्राम बनाना है आपको, इतना ही करना बस। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, We are advised to take iodized salt in our diet by doctors, justify its importance in our body। तो आयोडाइज्ड साल्ट, क्योंकि साल्ट एक बात है सबके सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला है, साल्ट इज ईटन विद ऑलमोस्ट एवरी फूड। जितने भी प्रकार के फूड ज़्यादातर हम खाते हैं वो सब में साल्ट होता है, इसलिए साल्ट में आयोडीन डाला जाता है ताकि हमें क्या मिल सके, आयोडीन मिल सके। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आयोडीन की जो डिफिशियंसी है उससे क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर का मतलब जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, वो इनलार्ज हो जाता है। तो ग्वाइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है, इनलार्ज। दूसरा क्या चीज़ होती है, और भी डिसीज़ होती है बच्चों में, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल रिटार्डेशन जिसको बोला जाता है, रिटार्डेशन यानी कह सकते हैं ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस हो सकती है बच्चों में। और सबसे मेन चीज़ है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब दिमाग का कम चलना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आयोडीन की कमी से हो सकती हैं, आयोडीन की डिफिशियंसी से हो सकती हैं। तो इस साल्ट क्योंकि सबके द्वारा खाया जाता है, सारी फूड में खाया जाता है, ताकि आयोडीन की भरपाई पूरी हो सके, इसलिए जो है साल्ट में आयोडीन डाला जाता है। और जब तक इम्पोर्टेंस की बात है, इम्पोर्टेंस यही है इसकी कि ये इन सारे जो डिफिशियंसी हैं इनसे, इन कमियों से दूर करा जाए, ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन ए फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको आप साइंटिफिक वे से देखना है आपको, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। तो साइंटिफिक वे है कि जो मेल होते हैं, मेल में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल में क्या होते हैं, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम्स होता है, एक्स एक्स।
अब क्या है कि जब ये फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न होने के बाद या तो एक्स एक्स के साथ मिलेगा, मतलब जो एक्स वाई स्पर्म है वो एक्स 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 के साथ मिलेगा, तो इसका जो स्पर्म का एक्स है और जो एक्स का एक्स है दोनों आपस में मिलेंगे तो एक्स एक्स होगा। और वाई अगर वाई एक्स के साथ फ्यूज़ हो सकता है तो एक्स वाई बनेगा, तो एक्स एक्स का मतलब हो गया फीमेल और एक्स वाई का मतलब मेल, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो मेल बनेगा मेल चाइल्ड, नहीं तो फीमेल चाइल्ड बनेगा एक्स एक्स से। तो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात है, इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स ये हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी, यानी फेवरेबल आउटकम यानी फीमेल होने का भी क्या होगा 1/2, और ये फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई मान लिया E1, और मेल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2। तो दोनों का क्या है ईच ऑफ 50%, ईच ऑफ 50% आंसर, यानी मेल और फीमेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 50%, या यू कैन से 1/2। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। अब है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब मटेरियल का मान लिया m से दिखा दें और एयर को a से दिखा दें, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। शॉर्टकट में देख लेते हैं NMA, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हम VA लिख लेते हैं, वेलोसिटी इन मटेरियल हम लिख लेते हैं ये। तो वेलोसिटी इन एयर क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी इन मेटल ये हमेशा ग्रेटर होगा, इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यही इसका आंसर था। इन द फिगर बिलो ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, गिव अ रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो यहाँ पर ये दिख रहा है लाइट रे जो है, लाइट रे यहाँ पर जो इंसिडेंट हो रही है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पर यूँ समझिए कि लाइट रे और नॉर्मल दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड हैं। यहाँ पर दिखाने के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल और लाइट रे के बीच में क्या है, एंगल 0 है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे यहाँ पर sin I अपॉन sin R इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब इंसिडेंट एंगल क्या है 0 है, तो sin 0 रख लेते हैं अपॉन sin R और इक्वल टू म्यू। sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा म्यू sin R इक्वल टू 0। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा sin R 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है ये sin 0 है, तो इसका मतलब R इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्ट डेविएशन, इसका मतलब डेविएशन नहीं होगा क्योंकि, तो इसका मतलब क्या है, लाइट रे विल ट्रेवल अलोंग द नॉर्मल, तो 0 डिग्री डेविएशन होगा। ये तो हुआ सेकंड पार्ट कि ये डेविएट क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन आपको ऐसे दे देना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 31 का, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनारियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट। अब ये टॉप फ्लैट है जो ये वाला,
अब यहाँ पर क्या है, मीडियम प्लास्टिक है, तो मीडियम प्लास्टिक का जो है क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर। तो एयर में जाएगी लाइट रे, तो क्या होगा, ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है इस पाथ में, ये क्या होगी, नॉर्मल से बेंट अवे हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बेंट अवे, यानी ये नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होके जाएगी। तो ये आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये हो गया आंसर इसका। अब है क्वेश्चन, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए, ये जूल्स हीट इक्वेशन है। तो फर्स्ट का आंसर है H=I²RT। तो यहाँ पर से पता लग रहा है कि हीट किसके प्रोपोर्शनल है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर। और किस के प्रोपोर्शनल है हीट, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और क्या है, प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम तक करंट होगा, टाइम ड्यूरेशन। तो ये होता है हीट डिपेंड, वही बताना था आपको। अब है सेकंड पार्ट में बता रहा है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला भी आपको पता होगा, ρL/A। तो किस पे डिपेंड है रेजिस्टेंस, तो एक तो किस पे डिपेंड है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दूसरा किस पे डिपेंड है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर। दूसरा किस पे डिपेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे कि कोई वायर है तो जो एंड पॉइंट का एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये यानी थिकनेस पे डिपेंड करता है। और एक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या है, वो टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला जो बना है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बना, लेकिन आर क्या होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। तो आपको ये भी लिख देना है साथ में। तो ये फैक्टर हो गए जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड होता है। अब क्वेश्चन, अनन्या रिस्पोंडेड टू द क्वेश्चन, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल appliances with metallic bodies are connected to the mains through a 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected with 2-pin plug. She wrote 3-pin connections reduce heating of connecting wires. तो पहली बात है कि 2-pin वाला प्लग वहाँ लगाते हैं जहाँ क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। 2-pin प्लग जहाँ क्या होगा, पावर का कंजप्शन कम होता है और जहाँ हीटिंग इफेक्ट कम होता है, जैसे कि बल्ब हो गया और इवन फैन हो गया। बाकी जैसे कुछ अप्लायंसेस हैं जहाँ 3-पिन प्लग लगाना ज़रूरी है, जैसे प्रेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न भी चल जाएगा 2-पिन से, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ कम पावर चाहिए होगी वहाँ 2-पिन का प्लग लगाते हैं, और जहाँ ज़्यादा पावर की कंजप्शन होती है वहाँ पे 3-पिन प्लग लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं, अब यहाँ पर जहाँ तक ये बता रही है, सी रोट 3-पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पर रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स ये चीज़ के लिए नहीं लगाया जाता 3-पिन प्लग। 3-पिन प्लग क्यों लगाया जाता है, पहले तो इसमें लिख लेंगे इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो हम लिखेंगे इनकरेक्ट। और जस्टिफाई ये करना है आपको, क्योंकि 3-पिन वाला जो प्लग होता है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है, अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन है जैसे। अब वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी होगा डिवाइस, जो मोटर वगैरह होगी, तो वो इसके अंदर है। अब इसमें जो है एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, और क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे 3-पिन प्लग है,
और 3 पिन प्लग में ये होते हैं, ये 3 पिन प्लग हो गया। तो इसको कनेक्ट कैसे करा जाता है, ये ऊपरी वायर को जो है, जो 3rd पिन होती है जो मोटी होती थोड़ा, इसको मेटलिक जो ये केस है, कंटेनर है, इसकी बॉडी में लगाया जाता है और दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट की जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर मान लिया सपोज करो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फॉल्ट आ गया कोई, तो करंट क्या होगा, नहीं तो 3 पिन, ये 3rd पिन नहीं लगेगी तो ये पूरी इसमें करंट आएगा। तो 3 पिन लगाने से क्या होता है कि अर्थिंग लगाई जाती है, जो अर्थ का काम करता है। तो ये क्या होगा, ये करंट पास ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया जैसे अंदर, तो ये करंट जो है पास ऑन हो जाता है इस रास्ते, कहाँ, अर्थ में। और इस प्रकार से आप छूओगे इसको तो आपको करंट नहीं लगेगा, तो इसलिए लगाया जाता। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज़ इन ए डोमेस्टिक सर्किट। तो फ्यूज़ का इसलिए होता है कि जैसे कभी जो आउटर मेंस है उसमें हाई वोल्टेज आ गई, तो हाई वोल्टेज की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ज़्यादा करंट अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं डैमेज हो जाएंगे और अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज जैसी आती है तो वैसे ये फ्यूज़ हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज, जब हाई एक्सेस वोल्टेज आ गई तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्शन की वजह से जो है हमारे जो है अंदर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है, सेफ रखने के लिए ये फ्यूज़ लगाया जाता है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक। तो क्वेश्चन, अनिरुद्ध took 2 metal oxides, aluminum oxide and magnesium oxide as shown in the picture given below, but he forgot to label them. How will you guide help Anirudh to identify the oxides and label them? तो अनिरुद्ध ने जो है 2 ऑक्साइड्स हैं उसके पास, लेकिन वो लेबल करना भूल गया है, कौन सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपको इस बात का पता लगाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अनिरुद्ध को आपने क्या एडवाइस देनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, मतलब एक सब्सटेंस का हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे और उसके बाद लिटमस पेपर में एक्वस सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डालेंगे। तो क्या होगा, लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है वो अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो वाला जो सब्सटेंस, वो वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, जैसे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। और जो वाला ऑक्साइड्स ये नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं करेगा, कलर विल रिमेन द सेम, रेड कलर, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ऐसे लेबल कर सकता है। तो बच्चों आंसर आपने ऐसे लिखना है इसका, प्रिपेयर aqueous solution of both oxides, then pour a few drops of each solution onto red litmus paper one by one. If one solution turns the color of litmus paper blue, label that compound as magnesium oxide, while the other should be labeled as aluminum oxide if it doesn't change the color of litmus paper. बच्चों ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक नेचर एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑफ बेसिक एज वेल एज ऑफ एसिडिक नेचर, जो एम्फोटेरिक होता है। और लिटमस पेपर में ये जो है कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एसिडिक नेचर भी है इसका और बेसिक, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा उसका। सो इट विल नॉट टर्न द कलर ऑफ लिटमस पेपर। क्वेश्चन पार्ट है, इन एन एक्टिविटी आईसू वॉज गिवन 2 substances, copper sulfate and copper oxide. To obtain copper, these compounds, C was able to extract copper successfully. Illustrate with the help of chemical equation how ISU might have completed the activity. तो इसका आंसर होगा, ISU can extract copper from copper sulfide and copper first, यानी oxide Cu2O, using a process called auto reduction or self reduction.
व्हेन कॉपर सल्फाइड इज हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस कॉपर मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दिखा देनी है। कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 हीट करेंगे जब हम इसको, तो हीट करके क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। उसके बाद जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड जो ये प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फाइड से, फिर क्या बन जाएगा आपका, कॉपर एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ सल्फर। इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड्स एक्स एंड जेड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन एक्स टू जेड, तो आपने निकालनी है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक से ये आपने देखा होगा बेकिंग सोडा का बनाने का जो तरीका है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और क्या बनने वाला प्रोडक्ट है, अमोनियम क्लोराइड और NaCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हीट करके जो है किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। तो यहाँ से ये रिएक्शन दी गई है। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, फर्स्ट में है इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड्स एक्स एंड जेड। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NaHCO3। तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा ये क्या है, NaHCO3, तो एक्स क्या है, ये एक्स है एक्चुअली में। तो क्या हो जाएगा एक्स होगा NaHCO3। और क्या बताना आपको, जेड बताना। तो जेड क्या होगा, Na2CO3। तो आपको जो ये रिएक्शन है मेन एनसीईआरटी में, आपको ये याद, जिसको ये याद होगी वो ये क्वेश्चन कर लेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करके क्या बन जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखा है। ये सिंबल का मतलब, ट्रायंगल सिंबल किसका होता है, हीट का होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। यानी एक्स को हीट करके क्या बनेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बनता है साथ में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ये फर्स्ट का आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो जेड है वो क्या है, ये जेड है, ये एक्स है। अब है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड। अब ये एक्स है, एक्स क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्स क्या है, सोडियम कार्बोनेट, एक्स जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बता रहा है, और किसमें चेंज हो जाता है, ये जेड है, और वाटर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। तो सेकंड वाले क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, you are given three unknown solution A, B and C with pH values of 6, 8 and 9.5 respectively. In which solution will the maximum number of hydronium ions can be present? Arrange the given samples in the increasing order of H ion. तो आपको दिखाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन किस में होंगे। तो ए की पीएच वैल्यू कितनी है, ए की है 6 और बी की क्या है 8 और सी की है 9.5। तो क्या है, जिसकी पीएच क्या होगी, कम होगी, उसमें हाइड्रोजन आयन की क्या है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है ये, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, जिसका पीएच कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सी विल हैव लेस देन बी, बी लेस देन ए। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये है, फर्स्ट वाले पार्ट का ये है। तो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन, ये आंसर हो गया इसका। अब कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट व्हेयरएज वेस्ट स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। तो पहले वाले का आंसर यहाँ पे ये होगा कि बी स्टिंग क्या होता है,
बी स्टिंग होता है आपका एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है। एसिडिक होगा तो इसमें क्या लगाएंगे हम, बेकिंग सोडा जो बेस होता है। अगर इसमें बेकिंग सोडा लगा दें, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो बी स्टिंग एसिडिक नेचर का होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। तो रीजन आपने ये देना है। दूसरा है whereas वेस्ट पिस्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। डाइल्यूट विनेगर क्या होता है, एसिड होता है। वेस्ट पिस्टिंग का नेचर क्या होता है, वेस्ट पिस्टिंग जो होती है आपकी वो होती है बेसिक इन नेचर। अब बेसिक होगा तो इसको किसके साथ, डाइल्यूट विनेगर के साथ लगाना पड़ेगा। डाइल्यूट विनेगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा बेस का, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन देगा, न्यूट्रलाइज इफेक्ट देगा और सही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बता रहा, फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विकलाइम व्हेन टिलिंग। तो फार्मर्स जो है सॉइल को ट्रेट करते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, सेकंड वाले का आंसर होगा, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। और अगर इसको सॉइल के साथ अप्लाई करें, सॉइल अगर क्या है, एसिडिक है, ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, सॉइल एसिडिक होती है। कारण क्या होता है, एसिड रेन हो सकती है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे भी इसमें हाइड्रोजन आयन आ सकते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो सकते हैं सॉइल में, तो एसिडिक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, क्विकलाइम लगाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सॉइल में जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर इसकी pH वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, सॉइल में एसिडिक नेचर चले जाएगा और जो प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल हो जाएगी। इसीलिए फार्मर जो है क्विकलाइम अप्लाई करते हैं सॉइल में। थर्ड वाला आंसर हो जाएगा एंसेंट। ये बता रहा है एंसेंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो है होता क्या है, पुरानी जो साइट्स हैं, पुराने हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, उनका जो मार्बल्स के बने होते हैं, तो क्या होता है, एसिड रेन की वजह से या कुछ गैसेस की वजह से क्या होता है, उनका सरफेस चेंज होने लगता है, तो फॉइल हो जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो फॉर, आपको ज़्यादा क्या लिखना है इसमें, फॉर प्रोटेक्टिंग स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर। मार्बल स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ताजमहल है। अब ताजमहल के जो है आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज जो है ऊपर जो है जाती थी एटमॉस्फेयर में, और वाटर के साथ, यानी जब रेनी सीजन होता उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते। तो एसिड जो है फाल होता था मार्बल्स में, तो मार्बल्स में क्या हो जाता है, उसमें एक किस्म से उसका सरफेस स्पॉइल हो जाता है, जिससे मार्बल्स ख़राब होने लगे, जो मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि वो उससे बचा जा सके। वाटर इज यूज बाई लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, बट रेदर देन वाटरिंग द लीव्स वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल। हाउ डज दिस वाटर रीच द लेवल ऑफ द प्लांट। अब क्वेश्चन है कि प्लांट्स है कोई, तो प्लांट्स की लीव्स ही सब कुछ करती है, लीव्स फोटोसिंथेसिस, तो डायरेक्ट हम वाटर लीव्स को क्यों नहीं देते, रूट में ही क्यों वाटर डालते हैं सीधे। तो उसका कारण क्या है, इन प्लांट द वाटर इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। इसमें रूट्स में, पूरे प्लांट्स में क्या है, जाइलम टिश्यूज होते हैं। तो रूट से जो है एक जाइलम सेल से दूसरे जाइलम की तरफ जाइलम क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो एक जाइलम सेल से दूसरे जाइलम सेल की तरफ ट्रांसफ़र होता है वाटर डिस्पर्जन के जरिए, और लीव्स तक पहुंचता है। तो ये चैनल है जाइलम का, रूट से लीव्स तक का। स्टेम्स एंड लीव्स आर interconnected to form a continuous system of water conducting channels. During the day when stomata are open, और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं लीव्स के, तो ट्रांसपायरेशन होता है। ये लीव्स है, लीव्स से ट्रांसपायरेशन होता है। अब क्या होता है, एक चैनल बन जाता है, एक प्रेशर डिफरेंस समझ लो कि प्रेशर डिफरेंस बन गया। रूट और इधर होती रूट,
तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस बन जाता है तो ये वाटर को पुल करता है ऊपर की तरफ, तो ऐसे करके वाटर पहुँचता है प्लांट्स में लीव्स तक। तो आपको लिख देना द ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मोमेंटम वाटर इन द जाइलम। एवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट्स ए संक्शन। तो क्या करता है, संक्शन का काम करता है ये, तो ये काम करने लगता है एक संक्शन का, और संक्शन की वजह से वाटर रूट से ऊपर लीव्स तक पहुंचता है। इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल द father possesses long ears and the mother possesses short ears. If the parents had pure dominant and recessive traits respectively, then calculate the ratio of genetic makeup of F2 generation. So a suitable cross. तो यहाँ पर F1 जनरेशन को हम मान लेते हैं। F1 जनरेशन में क्या है कि इसका पीनेट डायग्राम बना लेते हैं। तो जहाँ पर ट्रेट्स को, कोई भी ट्रेट हो जब जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम एलील से दिखाते हैं, इनको एलील बोलते हैं। तो एक एलील हमने दिखा दिया, पेयर ऑफ ये जो डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव वाला। अब कम्बिनेशन क्या होगा F1 जनरेशन में, एल 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 और क्या होगा ये। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, लॉन्ग हेयर के हैं फर्स्ट जनरेशन में। अब सेकेंड जनरेशन में हम क्रॉस कराएंगे, सेकेंड जनरेशन में क्रॉस करा दिया, इसमें ये इसको ले लिया और यहाँ पर ये। अब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में जो है एल एल बनेगा, एल एल और एल स्मॉल एल। तो ये हो गया, और स्मॉल एल वाला क्या है, स्मॉल डबल एल वाला ये है। तो जेनेटिकली जो रेशियो होगा 1 रेशियो, और ये कितना 2 है और ये 1 है, तो 1:2:1 हमारा जो है ये आंसर होगा। ये रेशियो होगा जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन। तो यही दिखाना था आपको। पार्ट इफ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स, अब फादर के पास क्या है, शॉर्ट ईयर्स हैं, एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर रेशियो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि हमने अगर ये ले लिया कैपिटल एल स्मॉल एल तो चीज़ तो वही है, मतलब एक इंडिविजुअल के क्या है लॉन्ग हेयर, दूसरा का स्मॉल, तो अभी भी रेशियो क्या होगा वैसे ही होगा, एल एल बनेगा, एल एल बनेगा, एल एल बनेगा और ये स्मॉल एल स्मॉल एल। तो अभी भी रेशियो क्या दिख रहा है, इस टाइप का एक है, इस टाइप के 2 हैं और ये अलग टाइप का है। तो अभी भी रेशियो वही बनेगा, क्योंकि एल 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 और एल एल और स्मॉल एल स्मॉल एल। तो अभी भी रेशियो जेनेटिक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1:2:1। तो यहाँ पर ये बता रहा है फादर हैड शॉर्ट ईयर्स एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव। इट विल नो हैव एनी इफेक्ट्स एट ऑल, रेशियो विल बी द सेम एज बिफोर। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। What is the fundamental difference between hypermetropia and myopia in terms of optical experience of a person? तो इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। म्योपिया क्या होता है बच्चों, म्योपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच वी कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते। म्योपिया के केस में नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो कोई सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको दिखाई नहीं देता, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज का म्योपिक आई है। वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स एंड द सो फॉर्म्ड इमेज लुक्स ब्लर्ड। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल विच कॉजेज द आई लेंस टू डिक्रीज फोकल लेंथ, ड्यू टू विच इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। तो आई आपकी इस टाइप की बन जाती है, इसको बोलते हैं एलोंगेशन ऑफ आई। तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज, तो नज़दीक की चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो दूर की चीज़ों का इमेज ऐसे बनता है, यहाँ पर नज़दीक में बनता है जो आई लेंस है। तो दूर की चीज़ों का जो इमेज है आई लेंस के नियर में बनता है, इसलिए इसका नाम
नियर साइटेडनेस पड़ा हुआ है यानी म्योपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दिस इज द आई डिफेक्ट ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। हाइपरमेट्रोपिया occurs when the ciliary muscles of the crystalline lens are unable to contract and thus the focal length of the eye lens increases so that an image of nearby object is found beyond the retina। तो इसमें क्या होता है, इमेज बियॉन्ड द रेटिना बनती है, यानी मान लिया आई लेंस ये है, ये आई लेंस है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, नियर ऑब्जेक्ट की, नियर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है रेटिना से परे, ऐसे इमेज बनती है। तो इसमें फोकल लेंथ एक्चुअली में बढ़ जाती है, तो उसका कारण क्या, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। तो ये शॉर्टन हो जाता है आई बॉल, यहाँ पर ये क्या है, एलोंगेशन है, तो इसमें आई बॉल समझो कि यूं हो जाता है, ये शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो क्या होगा, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस केस में फोकल लेंथ डिक्रीज होती है म्योपिया केस में, और इसमें क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है किस केस में, हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब है बी पार्ट में, द डायग्राम्स बिलो शोज ए स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट, व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर, स्टेट वन कॉज फॉर सच ए डिफेक्ट। तो ये वाला डिफेक्ट क्या है, रेटिना से परे इमेज बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, यानी फर्स्ट वाला हाइपरमेट्रोपिया। स्टेट वन कॉज फॉर सच ए डिफेक्ट, तो एक कॉज क्या है इसका, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल अगर शॉर्टनिंग हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी कारण के इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से परे बनती है। थर्ड पार्ट है, एक्सप्लेन विद रीजन इफ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। यहाँ पर एक कॉन्केव बता रहा, लेकिन कॉन्वेक्स इसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे, since in this eye defect the image is found beyond the retina, so we would be needed a lens which converts the incoming light rays and focus the image at the retina. So for treating this defect we will use convex lens, a converging lens, instead of concave lens which is diverging lens। तो बच्चों कॉन्केव लेंस जो बता रहा है ये, तो वो तो क्या होता है, डाइवर्ज करता है रेज को। तो हमें कौन सा लेंस चाहिए जो इसको फोकल मतलब कि यहाँ पे फोकस कर सके रेटिना पे। तो रेटिना पे फोकस कौन करेगा, जो इस तरीके का लेंस होगा जो कन्वर्जिंग लेंस होगा। यानी कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर ऑफ टू इट्स लेंथ आर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यूज द मैथमेटिकल सिंबल टू अराइव द फाइनल फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन होगा ए का, जो रेजिस्टेंस आर होता है किस बात पे डिपेंड करता है, एक तो ये होता है जो कंडक्टर उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड हो गया कंडीशन। तो दोनों क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इस प्रकार से बन जाएगा क्वेश्चन। और अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ, जिसको रो बोलते हैं। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया फाइनल फार्मूला। तो जहाँ पर क्या होता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि मतलब वायर है, तो वायर है तो वायर की लेंथ तो एल हो गई, और ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी जो मोटा वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ बात बता रही, यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो हम यहाँ पर अगर R इक्वल टू हमारा फाइनल फार्मूला आ चुका है, तो अगर हम यहाँ पर रख दें L इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू क्या हो गया,
ए इक्वल टू हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आर इक्वल टू रो कौन सी कंडीशन है, जब कंडक्टर की लेंथ क्या होगी 1 मीटर या फिर एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों से हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम रेजिस्टिविटी को अब डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट सबस्टेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ या 1 सेंटीमीटर जो भी है, और एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे तो आर इक्वल टू रो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दैट सबस्टेंस विद यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। जो मैटर टू मैटर डिफरेंट होती है। Mona was doing an experiment with a magnetic compass and a state current carrying wire. She observed that as she moved the compass away from the current carrying wire, the deflection of the compass needle reduced. तो ऐसा किसके होता है, तो ए वाला हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है। तो करंट ऐसे पास होगा, अब जाएगा डाउनवर्ड। तो करंट यहाँ पे कैसे पास हो रहा है, जिस हिसाब से बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कंपास है, तो जिस पॉइंट पे कंपास रखा हुआ है वहाँ पे उस पॉइंट में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड फ्लो यानी साउथ की तरफ फ्लो है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे द कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर ये है, और यहाँ से ये डिस्टेंस जैसी बढ़ाई जाती है तो इसका जो डिफ्लेक्शन क्या है उसमें वो रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है फ्रॉम द वायर। तो ये डी बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा कंपास में। तो इसका आंसर आपको ये देना है। बी वाला क्या है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। तो सर्किट में ऐसा क्या चेंज किया जा सकता है कि ये कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इसमें हम क्या बढ़ा देंगे, करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो इफ द अमाउंट ऑफ करंट increased in the circuit, तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होती करंट के। तो ऐसा इसलिए होता है, वो आपको लिख देना बी में। सी एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद वायर फॉर द केस डिस्क्राइब ऑफ फिगर। अब जब ये जो राइट हैंड थंब रूल है, अगर डाउनवर्ड करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ से होगा, ये होगा क्लॉकवाइज। तो याद रखना है बच्चों आपको, ये साउथ में अगर करंट का डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। और अगर ईस्ट में भी होगा, अगर ईस्ट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज ही होगा, याद रखना है। तो ईस्ट और साउथ में आपने रखना है क्लॉकवाइज, ईस्ट और नॉर्थ में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना आपने। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 ये है क्वेश्चन पेपर साइंस का मिड टर्म एग्जाम जो रिसेंटली हुआ है। तो बच्चों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हम करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन
The pH of a soil collected from two gardens A and B was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The soil of which garden is more acidic? Justify your answer. State with reason what would happen to the plant growth in garden B. तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देना है कि टर्म पीएच क्या है। तो टर्म पीएच एक्चुअली में पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और पीएच बेसिकली एक स्केल होता है। क्या होता है? पीएच इज ए स्केल मेजरिंग बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा बेस क्या है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है। तो इसके लिए पीएच स्केल होता है जो कि कहाँ होता है? 0 से लेके 14 तक, इस रेंज में। ज़्यादातर सॉल्यूशन इसी रेंज में आते हैं। अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है द पीएच ऑफ सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम टू गार्डन्स ए एंड बी। तो ए गार्डन की जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6.1। और बी गार्डन की सॉइल है जो उसका पीएच है कितना? 5.3। तो यहाँ पर पूछ रहा है द सॉइल ऑफ विच गार्डन इज मोर एसिडिक। तो क्योंकि यहाँ पर 6.1 क्या है? ग्रेटर देन 5.3। तो इसका मतलब बी गार्डन जो होगा उसकी सॉइल क्या होगी? एसिडिक होगी। तो ये वाली सॉइल क्या होगी? एसिडिक। जस्टिफाई योर आंसर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर, इसलिए ये क्या है? एसिडिक है। स्टेट विद रीजन व्हाट वुड हैपन टू द प्लांट ग्रोथ इन गार्डन बी। तो गार्डन बी में जो प्लांट की ग्रोथ हो किस प्रकार से होगा? तो गार्डन बी को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉइल टू प्लांट ग्रोथ। इफ द सॉइल इज मोर एसिडिक तो इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। मैनी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड फिक्स नाइट्रोजन आर लेस एक्टिव और डाई ऑफ इन एसिडिक कंडीशन। तो क्या होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होंगे? वो किल हो जाएंगे। किल हो जाएंगे तो ये इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट की साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल क्या होगी? नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बनेंगे नहीं। वो बनेंगे नहीं तो सॉइल क्या होगी? इनफर्टाइल हो जाएगी या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी एसिडिक होने की वजह से। दिस कैन रिड्यूस द सॉइल्स फर्टिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। और जब ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी, उसको प्लांट की ग्रोथ सफ़र करेगी। एज सॉइल बिकम्स मोर एसिडिक एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कुछ एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम जैसे मैग्नीज बिकम मोर सॉल्युबल। ये क्या होंगे? सॉइल में सॉल्युबल हो जाएंगे और टॉक्सिक लेवल क्या हो जाएगा? प्लांट्स में बढ़ जाएगा। तो एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी कैन इनहिबिट रूट ग्रोथ, जो रूट की ग्रोथ को रोक देगी एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ने से। मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन क्या होगी? रूट्स की कम हो जाएगी। तो ओवरऑल प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? सफ़र करेगी इसमें सॉइल की एसिडिक होने की वजह से। शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए का सॉल्यूशन होगा तो MgCl2, इसका हमें बनाना है क्या? तो इसमें क्या करेगा? मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो +2 आयन बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का एटम क्या करेगा? क्लोरीन के 2 एटम हैं यहाँ पे, दोनों एटम क्या करेंगे?
इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन का आयन बनेगा। तो ये हो गया। अब क्या है, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। दे विल स्टक टुगेदर एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बन जाएगा इन दोनों के बनने से। यानी आपको ऐसे लिख देना है Mg+2+2Cl। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके जो है। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग बैलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ये क्या है, ये है एल्यूलाई है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आरबीसी। तो क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज में सेंड करता है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, आरबीसी। सी है पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। तो ये क्या है, नसल कैविटी। नसल कैविटी में क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, जो क्या है डस्ट पार्टिकल्स हो गया और बाहरी जो पैथोजन्स होते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, म्यूकस की वजह से जो है वो बाल में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और वो फिल्टर करके अंदर एयर जाती है। तो ये क्या है, इस पार्ट का नाम नसल कैविटी, नसल कैविटी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जांपल। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है एक्चुअली में, तो आपको इसका आंसर ऐसे दे देना, रिफ्लेक्स आर्क अलाउ फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस थॉट, प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द बॉडी। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जैसे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये रोल है रिफ्लेक्स आर्क का। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे फिंगर हॉट वाटर में लग जाती है या हॉट वाटर को हम टच करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स कौन से हैं, हीट और पेन वाले। तो ये हीट और पेन वाले रिसेप्टर्स मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको साइनेप्स करते हैं ये मैसेज, और साइनेप्स करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स में ये मैसेज जाता है और ये मैसेज कहाँ चले गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, रिले न्यूरॉन्स होता है। तो रिले न्यूरॉन्स में ये क्या है, फिर साइनेप्स होता है, यानी मैसेज साइनेप्स हो गया सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन्स, और रिले न्यूरॉन से फिर यहाँ कहाँ वो चले जाएगा, मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन्स दोबारा से जो है उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे क्या होगा, यहाँ मसल्स में मैसेज देगा, मसल्स में जो न्यूरॉन होगा उसको मैसेज देगा और फिर क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मसल मतलब कि हाथ आपका अचानक उड़ जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि ये आर्क बन रहा है इस टाइप का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको स्टेप वाइज ऐसे समझना है कि सबसे पहले मैसेज किस में जाता है, रिसेप्टर में, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या है, इंटीग्रेशन सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ जाएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो रिले न्यूरॉन्स है उसके ज़रिए मोटर न्यूरॉन को मैसेज जाएगा और वापस उसी जगह में जहाँ पे सफरिंग हो रही है तो वहाँ जाएगा मैसेज, और उसके बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इफेक्टर। तो इस प्रकार से दिखा देना आपको एग्जाम्पल इसका। क्वेश्चन, लिस्ट द 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा 3 करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो क्या क्या होती हैं, इसका आंसर होगा, एक तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है,
The image formed by plane mirror is virtual, meaning it cannot be projected on a screen. The image appears to behind the mirror at the same distance as the object in front of it. दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी जब बायां हाथ देखते हो आप प्लेन मिरर में तो वहाँ क्या दिखेगा इमेज में, राइट, और राइट का लेफ्ट दिखेगा, तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रेज योर राइट हैंड द इमेज इन द मिरर विल अपियर टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड. तीसरा है सेम साइज बनती है और अपराइट होती है. तो अपराइट का मतलब इरेक्टेड इमेज होती है. द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज अपराइट. तो अपसाइड डाउन नहीं होती, जैसे कि किस में होती है, जैसे कि कॉन्केव मिरर में होती है. द इमेज अपियर्स आइडेंटिकल इन हाइट एंड विड्थ टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. तो आपको ये 3 करेक्टरिस्टिक बता देनी है. अगला है क्वेश्चन, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, लॉज क्या है. पहला लॉज है इसका कि जैसे ये प्लेन है, यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ये क्या चीज़ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई. तो हमें सबसे पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, और क्या है, इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे. all these lie on the same plane. All these lies on the same plane. तो ये तो पहला रूल हो गया. दूसरा रूल क्या है, ये अगर इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये क्या है, दूसरा वाला, इसको आई डेस्क मान लेते हैं, इसको आर डेस्क. तो होता क्या है, वैसे आर डेस्क क्या है, इमरजेंट एंगल बोलते हैं इसको. तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरा रूल है साइन आई अपॉन साइन आर. ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ. क्या ये, स्नेल्स लॉ. तो इंसिडेंट एंगल की साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन क्या होती है, इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा. तो इसका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन आई डेस्क अपॉन साइन आर डेस्क. बोलने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन आई डेस्क अपॉन साइन आर डेस्क. आई क्या है, आई डेस्क यहाँ पे है, ये आर डेस्क है. तो ये जो है रेशियो इक्वल होता है, यही सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का. अब है बी, राइट वन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इमेज. तो नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे आप, बी में, कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है. तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में मान लिया सपोज करो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो आपको पैरेलल दिखा देनी है जो फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी, और दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी यहाँ से. तो इमेज कैसे बन रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड बन रही है. तो आपको क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, और थोड़ा इनलार्ज होगी. तो ये दिखा देना है. अब है कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में क्या होगा, कॉन्केव मिरर में मान ले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है,
तो एक रेज तो आपको दिखा देनी है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसी, दूसरी क्या है, ये पैरेलल जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इधर से डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज होती हुई रेज को बैक में मिलाएंगे तो क्या है, यहाँ पर जाए। तो अब दोनों रेज कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर, तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर होगी, और क्या होगा, ये होगी वर्चुअल, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज नहीं मिल रही है तो वर्चुअल इमेज होगी, इमेज वर्चुअल होगी, स्मॉलर होगी और इरेक्टेड होगी, इरेक्टेड इमेज। तो ये दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 32, सोनू नीड्स ए लेंस ऑफ पावर 2.5D फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो ये सफ़र कर रहा है किससे, क्योंकि पावर क्या है, पावर इक्वल टू 2.5D दे रखा है जो क्या है, प्लस में है। तो इसका मतलब इस तरीके का जो लेंस है वो क्या है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो है ये किससे सफ़र कर रहा है वो दिखाना मैं। तो ये सफ़र कर रहा है, ये वैसे लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। तो कॉन्वेक्स लेंस की आपको याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा, ये पॉजिटिव में होता है। क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट। तो इसलिए जो है कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरी चीज़, इसको किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है वो पता होना चाहिए आपको। तो इसलिए ए में व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हो जाएगा, ये हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो नज़दीक की चीज़ों का फोकल जो है इमेज फॉर्मेशन रेटिना से बियॉन्ड बनता है, इसलिए नहीं दिखाई देता। बी है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पी एफ इक्वल टू 1/p या पी इक्वल टू 1/f जो भी है। तो यहाँ पर 1/2.5। अब डायोप्टर है तो किस में निकलेगा, 2.5 फोकल लेंथ निकलेगी जो भी मीटर में, डेसिमल हटा देते हैं। अब 0.4 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, तो नेचर है क्या है इसकी, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो नेचर हो गई कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस है ये। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटरेक्ट एंड प्रेसबियोपिया, हाउ कैन दीज बोथ बी करेक्टेड। तो कैटरेक्ट एंड प्रेसबियोपिया में आपको डिफरेंस देना है, तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो प्रेसबियोपिया क्या होता है, दिस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन फाइंड डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी नज़दीक के भी नहीं दिखाई देते और दूर के भी नहीं दिखाई देते। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जैसे जैसे एज होती है, सिलियरी मसल्स जो होती हैं क्रिस्टाइन लेंस की क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इलास्टिसिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है। तो फोकल लेंथ ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो इसलिए दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती। तो इसको प्रेसबियोपिया कहते हैं। कैटरेक्ट में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द क्लियर लेंस ऑफ द आई बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू प्रोटीन बिल्डअप दैट बिकम्स ऑपेक लीडिंग टू द ब्लड और डिम्ड विजन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बिल्डअप होने की होता ऑपेक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिस वजह से इंसान को दिखाई नहीं देता और इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। अब करेक्शन ऑफ प्रेसबियोपिया क्या है, इसमें लेंस से ठीक हो सकता है, लेंस से ट्रीट किया जाता है। इसके लिए बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, यानी कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। तो ऊपर वाले पार्ट में दूर को देखने के लिए क्या होगा,
अपर पोर्शन कॉन्केव लेंस का होता है दूर को देखने के लिए, और नज़दीक का देखने के लिए जो लेंस का निचला पार्ट है वो कॉन्वेक्स का होता है नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। कैटरेक्ट में क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग दिस ओपेक मेम्ब्रेन। दिस डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बट कैन हैपन इन यंगर पीपल एज वेल एज। तो बच्चों, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन in presence of sunlight as substitution reaction. Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical equation. तो यहाँ पर रहमत जो है ने जो ये रिएक्शन को क्या करा है, क्लासिफाई करा है। तो मीथेन और किसकी रिएक्शन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना है कि क्या बनेगा इसमें। मीथेन CH4, तो ये बनेगा हमारा CH3Cl और बचा हुआ एक हाइड्रोजन का एटम है, एक एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, HCl। तो ये बना हमारा क्लोरोमेथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए है बिकॉज one atom of H is substituted by other atom जिसको हम हेटेरो एटम भी बोल सकते हैं। यानी क्लोरीन जो हेटेरो एटम है, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाता है, ये बनाता क्लोरोमेथेन, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये हो गया रहमत का जो भी व्यूज़ है उसके सपोर्ट में आपने ये लिख देना है, और यही इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। और बैलेंस जहाँ तक बात है केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो आप, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। CH4 क्लोरीन के 2 एटम हो गया, बैलेंस है। अब है अगला क्वेश्चन, बी पार्ट। क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज। आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो सबसे पहले बता दें कि ब्राइन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है। यानी ब्राइन सॉल्यूशन मीन ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, ब्राइन। और इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये हो गया ब्राइन यानी NaCl। और किसके साथ है, वाटर भी होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया एनोड। अब होगा क्या, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या बनाएगा, ये आयनों में चेंज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन आयन बनेंगे किससे, NaCl से। और वाटर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये H आयन और OH आयन में क्या हो गया, डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH। और यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जो एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर सोडियम आयन ड्रिफ्ट होगा कहाँ पे, कैथोड में। यहाँ पहुँचेगा सोडियम आयन
और H आयन और यहाँ पहुँचेगा OH आयन और क्लोरीन आयन। अब होगा क्या, क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके क्या बना देगा, क्लोरीन गैस, यानी क्लोरीन आयन क्लोरीन का एक एटम बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके, और H आयन कैथोड में ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, हाइड्रोजन एटम बना देगा। तो हाइड्रोजन एटम, दो एटम मिलके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। उसी प्रकार क्लोरीन के दो एटम मिलके क्या बन जाएंगे, क्लोरीन गैस फ्री हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaCl प्लस वाटर और डिकम्पोज करके जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या है, एक तो NaOH है, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो आपको ऐसे एनालिसिस करके ये रिएक्शन बनानी, जिसको क्लोर अल्काली रिएक्शन भी कहते हैं। क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस बन रही है, अल्काली का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसको क्लोर अल्काली रिएक्शन भी कहते हैं, क्लोर अल्काली रिएक्शन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस, तो ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा, यानी क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा, और ये बन गया हमारा क्लोरीन, और ये बन गया हाइड्रोजन। अब हमें क्या बताना है, इनके प्रत्येक के एप्लीकेशन बताने हैं। तो सोडियम, स्पेशली क्लोर अल्काली का हम एप्लीकेशन बताएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है, ये आता है सोप फॉर्मेशन में काम आता है, यानी NaOH सोप फॉर्मेशन, एक एप्लीकेशन बताना है। और क्लोरीन का एप्लीकेशन क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने के काम। तो एक एक एप्लीकेशन हो गया। हाइड्रोजन का बहुत सारे यूजेज हैं। अगर हाइड्रोजन का यूज़ बताएं तो ये रिडक्शन करने के काम आता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, व्हाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस X with vinegar like smell with substance Y which is used as industrial solvent in presence of concentrated sulfuric acid on a water bath gives a sweet smelling liquid having molecular formula C4H8O2 when heated with caustic soda. Z gives back the sodium salt of and the compound Y. तो बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ से आपको गेस करना है कि ये प्रोडक्ट क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है सबस्टांस X विद विनेगर लाइक स्मेल। अब विनेगर लाइक स्मेल क्या होता है, विनेगर किसका बनता है, एसिटिक एसिड का, यानी एथेनोइक एसिड का। तो इसका मतलब X क्या होगा, एथेनोइक एसिड होगा, ये होगा एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। Y क्या होगा, ये जो विनेगर लाइक स्मेल वाला सब्सटेंस है, ये रिएक्शन करता है एक सब्सटेंस Y, जिसको इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है या यूज़ किया जाता है उसको। तो ये क्या होना चाहिए, एथेनॉल होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो Y हो जाएगा हमारा एथेनॉल। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है,
CH3CH2OH। अब ये बता रहा है कि दोनों की रिएक्शन करने के बाद एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बनता है जो जेड के रूप में यहाँ दे रखा है। तो इसका मतलब स्वीट स्मेलिंग लिक्विड क्या हो जाएगा, वो एस्टर होगा। इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद जो होगा, जिसको हम एथिल एथोनेट भी बोलते हैं, एथिल एथोनिएट, ये हो गया एस्टर। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा, अब ये जो जेड है एथिल एथोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COO, और यहाँ पे क्या होता है C2H5OH, नहीं C2H5। ये हो गया एस्टर का फॉर्मूला एथिल एथोनेट का। तो ये हो गया एथिल एथोनिएट। अब ये इस क्या करता है, COO C2H5, ये एस्टर है, और ये क्या करता है, हीट किया जाए इसको किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या करना है, इसको हीट करना है, और हीट करने के बाद दोबारा से क्या होता है, ये सोडियम साल्ट बनाएगा, यानी CH3COONA, और क्या बनाएगा, ये तो हो गया सोडियम एथोनिएट, और बनाता है CH2CH2OH, यानी दोबारा से एथेनॉल मिल जाता है। तो ये दोबारा से क्या बोल रहा है, दोबारा से कंपाउंड वाई हमें प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया रिएक्शन। इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल रिएक्शन। तो सुटेबल केमिकल रिएक्शन यही है, यहाँ पर NaOH है, ये गलत लिख दिया, NaOH। तो ये आपकी सुटेबल रिएक्शन हो गई, और ये आइडेंटिफाई कर लिया XYZ को। इतना ही लिखना आपको ये। Our question number 35, given below are certain situation, analyze and describe its possible impact on a person. Testes of a male boy are not able to descend into scrotum during his embryonic development. तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये बता रहा है कि टेस्टेस डिसेंडेंट्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर किडनी के नज़दीक में, सपोज करो कि किडनी है, ये क्या है, किडनी। तो किडनी के नज़दीक में एक वेसल्स ओरिजिनेट होता है, जो कहाँ खुलता है, ये खुलता है यहाँ स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक पाउच है जिसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम जो है, जो पेनिस होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में होता है, बैक में मतलब रूट में कह सकते हैं, और यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो टेस्टिस जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये डिसेंड होते हैं, और ये हमारी बॉडी के बाहर होता है स्क्रोटम। अब होता इसलिए है क्योंकि बॉडी के बाहर होने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होना चाहिए। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर होना जरूरी है, इसलिए बॉडी के बाहर स्क्रोटम होता है। बॉडी के अंदर होगा तो टेम्परेचर हाई होता है, तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है उसी की बात कर रहा है। टेस्टेस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड। अगर ये डिसेंड नहीं होंगे तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से स्पर्म क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, बनेंगे नहीं। नो स्पर्म फॉर्मेशन कह सकते हैं, नो स्पर्म फॉर्मेशन अकर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये इसका आंसर है। और ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये मेल आगे जाके क्या होगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है, इनफर्टिलिटी विल अकर। इनफर्टिलिटी यानी ऐसा मेल बॉय की इनफर्टिलिटी हो जाएगी, उसमें इनफर्टिलिटी अकर। अगला क्वेश्चन है,
वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। अब वास्ट डिफरेंस अगर प्लग्ड यानी बंद हो गया, वास्ट ब्लॉक हो गया, ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? ये टेस्टेज हैं, तो टेस्टेज से स्पर्म बनेंगे और वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। ये वास्ट डिफरेंस है सारे ये ट्यूब्स। और उसके बाद वास्ट डिफरेंस अगर ब्लॉक हो गया तो स्पर्म क्या नहीं होंगे? विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, यू कैन से। तो स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, स्पर्म बन तो जाएंगे लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, आगे नहीं जाएंगे। और इसमें भी क्या होगी? इनफर्टिलिटी होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 35 का सी पार्ट। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। यानी यहाँ पर है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड्स है जहाँ से क्या बनता है? सीमेन फॉर्मेशन होती है, सीमेन बनता है यहाँ पे। और सेमिनल वेसिकल्स ये है, यहाँ पर से क्या बनता है? फ्लूइड बनता है जो स्पर्म को नॉरिश करने के लिए बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो जब ये दोनों काम नहीं करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सीमेन वेसिकल्स, तो क्या होगा? एक तो नॉरिशमेंट नहीं होगा। इसका आंसर होगा यानी स्पर्म का नॉरिशमेंट नहीं होगा। स्पर्म्स नॉरिशमेंट्स will not be provided। दूसरा काम क्या होगा कि स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सीमेन नहीं बनेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा? सीमेन नहीं बनेगा, सीमेन विल नॉट बी फॉर्म्ड। एक तो नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा स्पर्म को, दूसरा सीमेन भी नहीं बनेगा, तो ये दो चीज हो जाएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का डी पार्ट। एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या सीन हो सकता है? ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये ओवरीज हो गई, ओवरीज से क्या निकलते हैं? एग्स निकलते हैं। और एक्स जो है कि जो यहाँ के, अगर एक्स यहाँ पर स्पर्म से कांटेक्ट करके फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यहाँ पर, क्योंकि यूटेरस पूरी तरह से क्या है? प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ पर जो है, जो यूटेरस की लाइनिंग है, इसमें ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड जमा हो जाएगा। किसके लिए? क्योंकि वो प्रिपेयर है, तो फीटस को देने के लिए या एम्ब्रियो को देने के लिए, जो जाइगोट है उसको देने के लिए क्या होगा? यहाँ ब्लड जमा हो जाएगा उसको नॉरिशमेंट करने के लिए। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या हो जाएगा? ये लाइनिंग पूरी क्या हो जाएंगी? सेड हो जाएंगी और ये वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये इसका जो है डी पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि एक तो क्या होगा? नॉट एक्स अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूटेरस तो प्रिपेयर है, यानी यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड है, तो उसमें जो उसकी वॉल्स में क्या होंगी? ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा और लेयर्स बन जाएंगी, मतलब कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे एक किस्म से क्रिएट हो जाएंगे, उसके लिए फीटस को पालने के लिए कह सकते हो। और जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे? कुछ टाइम बाद ये सेड हो जाएंगे। तो ये हर महीने में ओव्यूलेशन के दौरान ये होता है। तो ओव्यूलेशन होगा तो जो है, इसीलिए हर मंथ क्या है? फीमेल को क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली। यानी सही ढंग से अगर प्लेसेंटा जुड़ा हुआ नहीं होगा यूटेरस से तो क्या होगा? जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो होगा या फीटस जो भी है, पेट में जो बच्चा है,
उसको क्या नहीं मिलेगा, नॉरिशमेंट ढंग से नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, या तो इसमें ब्लीडिंग भी होगी नंबर 1, और दूसरी बात क्या है, उसकी ग्रोथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट आएंगे, तो ऐसा हो जाएगा कुछ। अब है, ए डॉक्टर हैज़ एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। सबसे पहले तो समीर को कौन सी बीमारी हुई है, उसको डॉक्टर ने एडवाइस दिया है शुगर इनटेक रिड्यूस करने का, तो इसका मतलब उसको जो बीमारी वो क्या है, डायबिटीज़। इसका आंसर है डायबिटीज़। और दूसरी बात क्या है, विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम, ये हो गया। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज, तो इस हार्मोन का नाम क्या है, दूसरे पार्ट का आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है उसमें, यानी कि हमारी सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकोज को कंज्यूम करती हैं, और इसमें जो इंसुलिन है वो मदद करता है ताकि ग्लूकोज कंज्यूम हो सके प्रत्येक सेल्स के द्वारा। लेकिन अगर इंसुलिन कम हो जाए तो पूरी बॉडी की जितनी सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाए, तो हमारे ब्लड में क्या है वो रन होता रहता है, और उसी को हम शुगर बोल देते हैं। एंड कौन सा ऑर्गन इसको प्रोड्यूस करता है इस हार्मोन को, इस पार्ट का आंसर है पैंक्रियाज। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब है बी पार्ट, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। तो एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन जो प्लांट में है, कौन सा हार्मोन ये करता है काम, साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स नाम का हार्मोन जो है सेल डिवीजन करता है, इसी से प्लांट की ग्रोथ होती है। और दूसरी बात है, विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, कौन सा हार्मोन ग्रोथ को रोकता है, और इस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक एसिड ये एक हार्मोन है, और इसी की वजह से पत्तियां झड़ती हैं पेड़ों की, और जो है सूट सिस्टम यानी सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसके लिए जिम्मेवार कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, और ये ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है, एक फिगर दे रखा है ये, द अबव इमेज शोज ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। तो 5 मीटर का कोई थिन लेंस है, तो इसको देखने से लग रहा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन के अगले पार्ट में बता रहा है, इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फाउंड बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, देन शो द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो यहाँ पर बता रहा है, पहले तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ हमें दे रखी थी कितनी, 5 मीटर। तो फोकल लेंथ जो लेंस की है वो है 5 मीटर, सेकेंड पार्ट का। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है लेंस के द्वारा डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, यानी इमेज फॉर्मेशन 7 मीटर में बनती है। तो इमेज कहाँ बनती है इसकी, ये बनेगी इस साइड यानी बैक एंड, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा हमें यूँ निकालना है। अब फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की प्लस में होती है, और इमेज भी कहाँ बनेगी इसकी, राइट हैंड साइड में बनेगी, वो भी प्लस होगी। तो लेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1/f =
1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। v हमें दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/u। अब यहाँ पर कर लेते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो ये हो गया 5 और v क्या हो गया 7 माइनस 1/u। तो ये आ जाएगा हमारा 35 7 5 1/u। ये हो जाएगा हमारा -2 और इसका माइनस इधर आ जाएगा 35 इक्वल टू 1/u। यहाँ से u इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना होगा 17.5 मीटर, जो कि क्या होगा माइनस का होगा, माइनस u इक्वल टू माइनस 17.5 मीटर आ गया हमारा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। अगर ये f इक्वल टू 5 मीटर है तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पर दुगना यहाँ पे तिगना, तो यहाँ रख लेते हैं। तो ये u इक्वल टू कितना है 17.5 मीटर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब क्या करना, हमें एक लाइट रे हमें पैरेलल दिखा देनी है और जो पैरेलल जाएगी वो फोकल पॉइंट से होते हुए इसकी जाएगी ऐसे। दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। इसको दिखा देते हैं ऐसे। इस प्रकार से इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। तो ये रे डायग्राम हो गया, यही हमें बनाना था। तो ये इमेज हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस ऐसे दिखा देना, ये रे डायग्राम बन गया। अब है अगला क्वेश्चन। A 10 centimeter long pencil is placed 5 centimeter in front of concave mirror having a radius of curvature of 40 centimeter। तो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। लॉन्ग पेंसिल, तो h इक्वल टू हमें दे रखे लेंथ ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या दे रखा है, u दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, जो हमारे क्या होगा माइनस में होगा। और क्या है, हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 सेंटीमीटर। अब देखना है कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है। कॉन्केव लेंथ में फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कॉन्केव मिरर में क्या होती है फोकल लेंथ माइनस में होती है। और u इक्वल टू तो -5 ही होगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो इमेज की पोजीशन v मान लिया हमने, ये निकालना है। अब फॉर्मूला होता है मिरर का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f कितना है -20 इक्वल टू v हमें निकालना है और u हमें दे रखा है -5। तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू -1/20 और ये हो जाएगा +1/5। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 20 और ये -1 + 4 इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू
20/3 जो होगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 6.66 मीटर सेंटीमीटर दे रखा। तो ये तो हो गई हमारी इमेज की डिस्टेंस, पोजीशन इमेज की फाउंड बाय द मिरर। तो ये हो गया इमेज पोजीशन। अब है इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें दे रखी है एक्चुअली में पेंसिल की लेंथ। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यू कितना है 5 है और वी कितना है 6.66 लगा लेते हैं इसको। और अपॉन में यू कितना आया था, यू था हमारा दे रखा है -5, माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ पेंसिल की हाइट हमें दे रखी है एच डैश अपॉन ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर से 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 एकम 5 और होगा 5 3 15, लगभग इतना देख लीजिए। एच डैश हमारा आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा ये 13.3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं एच डैश क्या होगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ से ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होगा। 13.3 सेंटीमीटर ये इमेज की साइज आएगी। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज की साइज आएगी 30.3 सेंटीमीटर। अब हमें एक ये रे डायग्राम बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन इन द पार्ट फर्स्ट। तो ये पार्ट फर्स्ट है। तो यहाँ पर इमेज बनाते हैं कॉन्केव मिरर के द्वारा। जो इमेज बनेगी तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये बनाए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब ये इस तरह पेंट कर लेते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, इसकी फोकल लेंथ है एक्चुअली में कितनी 20 सेंटीमीटर दिखा देते हैं ये। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में यहाँ पे मान लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फोकल पॉइंट और किसके बीच में है, पोल के बीच में है। तो यहाँ पर एक लाइट रे तो ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे जाएगी। तो दूसरा ये इसका जो है क्या होगा, फोकल पॉइंट से होते हुए हम इसको दिखा देंगे। दूसरी लाइट रे कहाँ से होके जाएगी, पी से होते हुए जाएगी और इट विल फॉलो द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए जो है ये ऐसे जाएगी। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये इधर तो मिलेंगे नहीं, दोनों रेज इधर तो मिलेंगी नहीं, तो इनको हमें बैक एंड में पीछे डॉटेड लाइन में दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या बनेगी इमेज, इसकी इरेक्टेड बनेगी इमेज और वर्चुअल बनेगी। तो ये रे डायग्राम हो गया इसका। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।